सो गाइज इन दिस वीडियो विल बी क्विकली डिस्कसिंग राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का जो डिप्टी जेलर का एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर 2। बेसिकली जो आपका जीके वाला पेपर है, पेपर 2 विल बी डिस्कसिंग। उसके क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगेन इट वाज अबाउट योर राजस्थान लोकायुक्त एक्ट है ना, तो डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चन उठाया हुआ था। तो इसकी पहली स्टेटमेंट जो गलत है, सीएम इंक्लूडेड नहीं होता है उसकी डेफिनेशन में। देन सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आंसर होगा ए और 1 ओनली बी। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट योर, देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280। तो ये भी, इसमें भी कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। इसका आंसर होगा 4, द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। सिमिलरली राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन मैनेजमेंट रेगुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो डेट पूछ रखी थी। अगेन ये भी क्या है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, जिसने पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा they'll be losing marks. Then question number 4, which of the following committees has recommended that prisoner sentenced to less than 1 year should be kept? तो ये देखो आपने मुल्ला कमेटी है ना, ये आपकी जेल रिफॉर्म्स की जो कमेटी थी, सॉरी 1983 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। तो इस कमेटी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आए हैं, आगे देखते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स एक्सक्लूडिंग चेयरपर्सन आर देयर इन राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन? तो देखो यहाँ पे एक की टर्म इज एक्सक्लूडिंग, टोटल तो 3 होते हैं लेकिन एक उसमें से चेयरपर्सन होता है, तो कितने मेंबर्स हो गए? 2। तो कंपोजिशन इज C+2, चेयरपर्सन +2 मेंबर्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मुल्ला कमेटी की रिपोर्ट पे पूछा गया है सीधा सीधा। तो इसमें जो पहली स्टेटमेंट गलत है, उसने क्या बोला था, कंकरेंट लिस्ट में इसको डालना है, ना कि यूनियन लिस्ट में। तो इसका हो जाएगा 2। देन राजस्थान प्रिजन्स अमेंडमेंट रूल्स, तो इसमें भी देखो ये स्टेटमेंट आपकी थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो आंसर विल बी 4, 1 and 2। देन अगेन द प्रिजन एक्ट, तो देखो डिप्टी जेलर का एग्जाम है, तो प्रिजन एक्ट से रिलेटेड या फिर प्रिजन रिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट। तो इसमें देखो ऑल ऑफ द अबव इसका होगा आंसर। देन सो बेसिकली 3। देन नेक्स्ट इज योर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स इज अ नेशनल इनिशिएटिव इन इंडिया एम्ड एट कंप्यूटराइजिंग? तो ई प्रिजन्स प्रोजेक्ट काफ़ी इजी क्वेश्चन था। द प्रिजनर्स अटेंडेंस इन कोर्ट एक्ट, ठीक है, तो ये कब हुआ था एनेक्ट? 1955, 20 सितंबर। देन जिसको यहाँ पे ईयर भी याद होगा उसका भी क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता। देन आपका है मैच दी फॉलोइंग, तो देखो ये भी एक, देखो 32 चैप्टर्स हैं उसमें, तो याद रख पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। लेकिन अगर आप की चैप्टर्स भी याद रख लेते, जैसे आपका ये लीगल एड वाला चैप्टर हो गया, देन आपका प्रिजनर सेंटेंस टू डेथ वाला होगा, तब भी इसका आप आराम से निकाल सकते थे। तो यू कैन सी यहाँ पे 10th पार्ट इज रिलेटेड टू repatriation of prisoners. Similarly 12th part is related to your prisoner sentenced to death. Then 16th part is related to your legal aid, and similarly your 28th part is related to your inspection of prisons. So इसका 4 हो जाएगा आंसर। Then next is, which of the following acts have been reviewed by the Home Ministry and their relevant provisions have been incorporated in? तो देखो इस वाले एक्ट का जो आपका ये एक्ट होगा रिपेट्रिएशन ऑफ प्रिजनर्स, इसका कोई डायरेक्टली इसमें से कुछ मेंशन है नहीं, तो 1, 2 and 3 इसका आंसर हो जाएगा सी। ऑल दो ये भी हो सकता है, देखो डायरेक्टली नहीं है लेकिन दोज प्रोविजंस आर देयर, तो इसमें कन्फ्यूजिंग है 3 और 4 में, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर 4 होगा। तो मॉडल प्रिजन एक्ट ने हाई रिस्क ऑफेंडर्स को कितनी कैटेगरीज में क्लासीफाई किया? तो ए और बी है, और जो दोनों इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आते दे आर सी। तो 3 नंबर ऑफ कैटेगरीज इसका आंसर हो जाएगा। देन योर मॉडल प्रिजन मैनुअल, देखो मॉडल प्रिजन मैनुअल से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके आ रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स प्रिजन्स में भी ट्रांसफर्ड, तो देखो इसमें ये तो है नहीं, सी नहीं है, तो आपका बाकी सारे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। देन इंडिया विच स्टेट हैज़ रिपोर्टेड मैक्सिमम फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ना, जो आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है उसके अकॉर्डिंग, तो इसका सिक्किम आंसर हो जाएगा, 56.9% इसका था। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट एज पर इकोनॉमिक सर्वे? तो इंडिया इज़ नॉट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है, चाइना है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। बाकी सारे इजी स्टेटमेंट्स हैं, कॉमन स्टेटमेंट्स हैं, यू कैन चेक देम। देन लार्जेस्ट ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, तो ऑब्वियस ही बात है इसमें देखो राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात।
देन इंडियाज शेयर इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एज पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2024-25। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, जिसने सर्वे का डेटा थोड़ा वगैरह देख रखा होगा उसका इजी हो जाता है। ऑल्दो इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करता नहीं है एस्पिरेंट, है ना, कि ये सारे डेटा याद करके जाए, लेकिन स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स में ऐसा ही होता है। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 19, लिमिटेशंस ऑफ एंटी इन्फ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसीज़। तो इसमें देखो रिस्क ऑफ डिस्टेबलाइजेशन ये होगा कि नहीं होगा, अगेन ट्रिकी चीज़ है। ऑल्दो इसका आंसर सी होगा। देखो एंटी इन्फ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? इन्फ्लेशन कम करने के लिए, सेंट्रल बैंक क्या करता है? इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है आपका, है ना, जिसको रेपो रेट बोलते हैं। रेपो रेट ऊपर करेगा तो कमर्शियल बैंक्स को अपना पोर्टफोलियो एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। देन ग्रोथ ऑफ नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, ऑब्वियस ही बात है, जो डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो डायरेक्टली जो आपका होगा बैंक वगैरह के चैनल से आपको लोन वगैरह फाइनेंस मिलना टफ हो जाएगा, तो इनका रोल बढ़ेगा। देन थर्ड वन इज़ योर रिस्क ऑफ डिस्टेबलाइजेशन। तो ऑल दो एंटी इन्फ्लेशनरी जो पॉलिसीज़ होती हैं उसको, उनका पर्पस क्या होता है? स्टेबलाइज करना इकोनॉमी को, है ना। लेकिन अगर आपका क्रेडिट, मतलब कि लोन जो होगा, क्रेडिट जो आपकी इकोनॉमी में इतना टफ हो जाएगा मिलना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, तो उससे आपका बाकी के बिजनेसेस को नुकसान हो सकता है। तो मे बी ये स्टेटमेंट वो करेक्ट ले, तो इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर होगा 3, अदरवाइज 4। ठीक है, तो आपकी स्टेटमेंट नंबर सी इज़ ट्रिकी। देन ये देखो बड़ा इजी क्वेश्चन आ गया था, काफ़ी बार ये न्यूज़ में रहता है। तो एक नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन में कितने का टारगेट था? तो 111 लाख करोड़ का। देन सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना, तो इंडस्ट्रियल वर्कर होता है, नॉन इंडस्ट्रियल मैनुअल लेबर होता है, एग्रीकल्चर लेबर होता है, तो 4 तरह के ये होते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। एंड देन देखो जो आपके इंडस्ट्रियल वर्कर वाला होता है वो लेबर ब्यूरो करता है, इसी तरह से आपके अलग अलग है ना, एनएसओ भी करता है, लेकिन नॉट ऑल ऑफ देम आर कैलकुलेटेड एंड रिलीज्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। सो ऑब्वियस ही बात है, आपकी पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है, इसका आंसर हो जाएगा 4। देन नेक्स्ट इज योर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकम अर्न बाय द फैक्टर्स इन फॉर्म ऑफ। तो देखो इजी क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन है। देखो इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि इसका 4 भी हो सकता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, लेकिन ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि नेट निकालने के लिए डेप्रीशिएशन का वहाँ पे होना चाहिए रोल, है ना। डेप्रीशिएशन हटा के नेट, तो यहाँ पे ऐसे कुछ डेप्रीशिएशन का मेंशन है नहीं, तो इट विल बी मोस्ट प्रोबेबली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देन विच, अच्छा, नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए भी क्या होता है? देखो इसने सिर्फ डोमेस्टिक लेबर और डोमेस्टिक वालों के बारे में बात की है, ठीक है। नेशनल के लिए जो बाहर से आ रही है ना, तो ये नेशनल वाला तो दोनों में होगा नहीं, क्योंकि देखो क्या होता है, डोमेस्टिक होता है जो सिर्फ वहीं की लोकल इकोनॉमी के अंदर अंदर है ना, और नेशनल में देखो बाहर से भी जो इनकम हो रही है वो भी कैलकुलेट की जाती है साथ में। तो ये दोनों नेशनल वाले तो निकल गए, फिर नेट डोमेस्टिक नेट क्यों नहीं है? क्योंकि आपका यहाँ पे डेप्रीशिएशन वगैरह की कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे रेंट की इनकम काउंट कर रहा है, लेकिन रेंट में डेप्रीशिएशन भी जो होता है वो काउंट नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर होगा 1। देन अगेन सीधा क्वेश्चन है, CRESCP कौन फंड कर रहा है? तो जापान की एजेंसी जाइका, जिसको बोलते हैं जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। देन नेक्स्ट इज 24, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो देखो इसमें क्या होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट निकालने में जो ग्रांट्स आपने कैपिटल एसेट जनरेशन के लिए दी होती है उसको उसमें, क्योंकि देखो रेवेन्यू डेफिसिट तो में तो पूरा हो गया ना कि वो रेवेन्यू में चला गया, लेकिन उसमें से रेवेन्यू डेफिसिट में से कुछ ग्रांट्स हम ऐसे भी देते हैं जिससे हम आगे कैपिटल एसेट फॉर्म करते हैं ना, क्रिएट करते हैं, तो दैट इज़ डिफरेंट देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है आपका हो जाएगा 4। देन मैक्सिमम रेट ऑफ GST, अगेन देखो ट्रिकी क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपका देखो GST एक्ट में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मैक्सिमम 20% एंड देन आपकी जो स्टेट होती है वो भी 20%, तो 20-20-40 हो गया, तो मैक्सिमम 40% लगा सकते हैं, लेकिन अभी लगा के कितना रखा हुआ है? मैक्सिमम 28%। लेकिन व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेट ऑफ GST प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ ऑन सप्लाई, ठीक है। तो इसमें से क्या पूछना चाह रहा है, ये डिपेंड करता है। देखो मैक्सिमम लगा कितना सकते हैं GST 40%, लेकिन अभी सबसे हाईएस्ट स्लैब कितनी है? 28%। तो
ऑब्वियसली इसका 2 और 3 में से कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन देम कि उन्होंने किस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। देन टू एंश्योर प्योर फूड कम्युनिटी एसेसिबल टू ऑल कंज्यूमर्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैंपेन, ठीक है। तो ये शुद्ध आहार मिलावट पर वार कैंपेन था आपका। देन पर ड्रॉप मोर क्रॉप, तो दिस वाज पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। देन अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, देखो आपका ये निपुण भारत मिशन आपका न्यूज़ में रहता है, तो इसने बहुत बार पूछा न्यूज़ में, करंट अफेयर में आपने देखा भी होगा कि क्लास 2 ख़त्म होने के बाद बच्चों की जो राइटिंग, रीडिंग और मैथमेटिकल स्किल्स एक बेसिक लेवल की होनी चाहिए, जिसको एसेंशियल लेवल पे अचीव करनी है हमें, तो उसके लिए निपुण भारत मिशन हम लेकर के आए थे। देन यहाँ पे देखो अमृत मिशन, दिस इज़ नॉट अमृत, दिस इज़ अमृत 2.0 मिशन, तो इसमें 1 लाख से कम होगी तो पॉपुलेशन, देन 50% विल बी कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंटर, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। देन रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। तो इसका देखो ये सारे एक जैसे ही ऑप्शन है, लेकिन इसका मोस्ट प्रोबेबली आंसर होगा 4, प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर आर्टिसन फैमिलीज। देन क्वेश्चन नंबर 31, इन राजस्थान स्वामित्व योजना, तीनों के तीनों डिपार्टमेंट इसको हैंडल करते हैं, तो इसका 3 हो जाएगा, ऑल ABC। देन ये स्टेटमेंट देखो क्या है, इस सेम चीज़ से, सेम डेटा से 2 क्वेश्चन उसने पूछ रखे हैं। तो फर्स्ट वन इज राजस्थान इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी 2024 एम्स टू अचीव अ टारगेट ऑफ 3000 किलो टन्स पर एनम ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन बाई 2030। तो दिस इज 2000 नॉट 3000, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। देन सिमिलरली आपकी इसने बोला कि राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम इज़ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर द एनर्जी कंजर्वेशन, सो इट इज़ अगेन रॉन्ग, क्योंकि क्या है ये राजस्थान रीन्यूएबल, ठीक है, एनर्जी जो आपकी एजेंसी है, तो RRECL है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, तो इसका 3 हो जाएगा। देन ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन टारगेट आपका कितना है, 2000 किलो टन पर एनम। देन अगेन उसने डेटा पूछ लिया है वहाँ पे आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, तो देखो ग्राउंड नट में राजस्थान इज़ नॉट अमंग टॉप 3, 4th और 5th पोजीशन पे यूजुअली रहता है। इसके अलावा ये बाकी के तीनों ठीक है, तो इसने इनकरेक्ट ही पूछा था, तो दिस इज आंसर इज़ 1, ग्राउंड नट वाला गलत, इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट है, ठीक है। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मगरा एरिया डेवलपमेंट स्कीम ऑफ राजस्थान, द डिस्ट्रिक्ट भिलवाड़ा, ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द 5 डिस्ट्रिक्ट्स, तो दिस इज करेक्ट। देन एरियाज अंडर मगरा एरिया स्कीम कैन ऑल्सो बी कवर्ड अंडर ट्राइबल एरिया, ठीक है, तो दोनों के दोनों करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिलेटेड टू दीनदयाल अंत्योदय योजना, तो देखो इसमें पहली स्टेटमेंट इसने गलत दे दी थी, 2011 जून 2011 में लॉन्च हुई थी, नॉट इन 2012, सो ए यहाँ से निकाल देंगे तो ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, तो रह जाएगा 1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स, तो देखो इजी क्वेश्चन था ये, जिसने थोड़ा सा सर्वे वगैरह देख रखा होगा उसके लिए काफ़ी इजी था, तो 1 लाइव स्टॉक इसका आंसर हो जाएगा। देन कॉज ऑफ रिवर्बरेशन इज नॉट इको, है ना, इको नहीं होता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट, तो क्या होता है रिपीटेड रिफ्लेक्शन, 1 इसका आंसर हो जाएगा। देन ये इजी क्वेश्चन था, लैक्टोज बोलते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस सुना होगा ना आपको कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उसको दूध नहीं पिया जाता, तो मिल्क शुगर को क्या बोलते हैं, लैक्टोज। देन ये भी देखो अलग अलग सोर्सेज में आपको अलग अलग डेटा मिलेगा, लेकिन जयपुर इसका आंसर होगा, पर कैपिटा इनकम किसकी हाईएस्ट है, जयपुर। देन रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ राजस्थान, तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, आपका डायरेक्ट उसने वहाँ से उठा रखी हैं। देन तो इसका आंसर हो जाएगा 2, बोथ A एंड B। देन क्वेश्चन नंबर 42, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर आर्टिफिशियल, तो चारों की चारों हो जाएंगी, तो इसका भी अगेन 3। बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, तो इनको रीअरेंज करना था, तो देखो कैसे होगा आपका, पहले आएगा आपका इंफॉर्मेशन सोर्स, ठीक है, उसके बाद ट्रांसमीटर आएगा, देन योर चैनल चाहिए होगा आपको, उसका रिसीवर एंड यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, रिसीवर के बाद यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इसका 1। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है, जिसमें हीट रिलीज होती है, ठीक है, एक होती है एंडोथर्मिक जिसमें हीट कंज्यूम होती है ना, गर्म करना पड़ता है बाहर से, एक्सोथर्मिक में
हीट रिलीज होती है, तो ऑब्वियस ही बात, देखो इवेपोरेशन ऑफ वाटर में आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से हीट डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये दोनों निकल गई यहाँ से। इसी तरह से आपकी फोर्थ है ना सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, अगेन ये भी एक्सोथर्मिक नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 4, 1 एंड 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस इन कंप्यूटर, तो देखो कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, टच पैड भी और स्कैनर भी, तो बच्चा क्या, प्लॉटर, तो आंसर हो जाएगा 1, प्लॉटर। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज विल बी सूटेबल फॉर कम्युनिकेशन यूजिंग स्काई वेव्स, तो देखो 3 से 30 MHz के बीच होनी चाहिए, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी देखो अलग अलग, बाकी तो बिल्कुल ही अलग डेटा दे रखा है। देन ये भी मैच द फॉलोइंग था, तो इसको आप मैच कर सकते हैं, देखो इको आ रही, देन आपका हे 3, देन देखो इसने दे रखा है सामने है ना, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, इस तरह से उसने कर रखा है। देन सामने आपके आंसर है, आप यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से भी इसको सॉल्व कर सकते थे, तो इसका 1 आंसर हो जाएगा। देन विच ऑफ, देखो बैलिस्टिक मिसाइल, ब्रह्मोस इतना न्यूज़ में रहा है, क्रूज मिसाइल है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं है ना, प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए हमने यूज़ किया, तो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, इट इज़ नॉट अ बैलिस्टिक मिसाइल। बाकी पृथ्वी है ना, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। देन सागरिका K-15 जो आपकी आपके सबमरीन में लगी होती है ना, न्यूक्लियर लोड को कैरी करने के लिए। देन धनुष अगेन आपका वही वाला वर्जन है मिसाइल का है ना, धनुष इस तरह से होता है, एक तरह का कैरियर टाइप है ये, कि जिससे आपकी शिप डिस्टेबलाइज ना हो, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ब्रह्मोस इज नॉट अ बैलिस्टिक मिसाइल। देन युविका, दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे भी करेक्ट है, स्कूल चिल्ड्रन के लिए था, और स्टेम है ना, साइंस टेक एंड मैथमेटिक्स के लिए रिसर्च को प्रमोट करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, बोथ ए एंड, सॉरी दिस इज बोथ ए एंड बी आर ट्रू, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो दिस इज 4, दिस इज द करेक्ट आंसर। देन विच टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी एक्ट्स एज थर्मल इंसुलेटर, तो एडिपोज टिश्यू होता है आपका, ठीक है। देन टूथ दिखे आपका 5 है ना, 5.5 से नीचे pH चला जाए तो डिके आपका स्टार्ट हो जाता है, एसिडिक हो जाता है ना माउथ फिर वहाँ पे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स, तो देखो दोनों में सरफेस एंटीजन्स A एंड B ऑन RBCs, तो किस क्या हो जाएगा AB। देन इंजाज यहाँ पे दे रखा है, देखो यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है, तो इंजाज क्या है आपका, कैमल, वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन कैमल। देन DRDO की कौन सी एजेंसी ने मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन में कोलैबोरेट किया था, देन हाई, दैट इज़ 2, हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी पुणे। ऑल तो बहुत सारी इसमें इन्वॉल्व थी, लेकिन दिस वन प्लेड इम्पोर्टेंट रोल, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस B है ना, कैसे इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, थाइज वगैरह में उसको लगाते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर बायोडिग्रेडेबल आइटम्स, तो देखो प्लास्टिक्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, तो C निकाल देंगे यहाँ से, बाकी जितने भी आपके ऑर्गेनिक मटेरियल हैं तो क्या हो जाएगा 2 इसका आंसर है ना, वुड, लेदर एंड फ्रूट पील। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर बायोगैस, तो देखो बायोगैस स्मोक या फिर ऐश है ना, देखो यहाँ पे लिखा है धुआं उत्पन्न करती है या फिर राख जैसा अपशिष्ट शेष बचता है, तो दिस स्टेटमेंट जो पहली स्टेटमेंट है गलत है, बाकी सही, सभी की सभी सही हैं। देन बैक्टीरिया दैट आर कॉमनली एसोसिएट, अच्छा इसमें दूसरी स्टेटमेंट, हीटिंग कैपेसिटी इज़ हाई, देखो इसकी हीटिंग कैपेसिटी हाई होती है लेकिन दूसरों के मुकाबले कम होती है ना, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स वैसे ट्रिकी थी, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ही गलत है, तो हमने 1 ले लिया। बैक्टीरिया दैट आर कॉमनली एसोसिएटेड विद फूड बोर्न इन्फेक्शन, देखो सैल्मोनेला, ये भी ईजी क्वेश्चन था। देन यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, कौन सा गलत है, आप इसको क्या कर सकते थे, आपको एलिमिनेट कर सकते थे ना, सैल्मोनेला टाइफाइड हो जाता है, वायरस कोरोना वायरस से कोल्ड होता है ना, प्लाज्मोडियम मलेरिया वाला, ठीक है, तो बच्चा क्या, माइक्रोस्पोरम फिलारिसिस से नहीं होती है, ठीक है। देन तो इसका आंसर हो जाएगा 2। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, तो DNA, देखो बाकी सारे RNA वाले ऑप्शन है, तो अगर R नहीं भी पता होता, सिर्फ DNA पता होता, तब भी आप इसको सॉल्व कर लेते, तो आंसर इज 2, DNA, rDNA। देन हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बाय, देखो ये अर्थ समिट, ये थोड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा क्या है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि अर्थ समिट वाज जिसमें बहुत सारी आपकी देखो UNCCC है ना, कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन भी हुई थी इसमें। देन UNFCCC भी इसी में हुई थी, ठीक है। तो
लेकिन द अर्थ समिट है ना, रियो दे जेनेरियो समिट को क्या बोलते हैं, अर्थ समिट, ठीक है। देन मैव, ये देखो साइट्स ऑफ मैव और G16 तो बिल्कुल ही अलग हो गया, ये कोस्टल वाला है G16 है ना, मैव मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम वाला है, ये 1970s में हुआ था। देन 1972 है 1 में हुआ था। साइट्स आपका जो है जो आपका ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है। देन मगरा फॉर्मली नोन एज बीकानेरी ऑल्सो नोन, तो ये क्या शीप की स्पीसीज़ है। अच्छा, यहाँ पर भी क्या है, इसने दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट दे दिए हैं, ठीक है। देन आपका क्रोकोडाइल कन्वेंशन रिजर्व कहाँ पे है, बाग दर्रा उदयपुर में है। देन साइंस पार्क एंड रीजनल साइंस सेंटर हैज़ बीन सेटअप इन जयपुर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी राजस्थान। द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है इसमें, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स। देन सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च तो पिलानी में है, इसको अगेन इजी क्वेश्चन था ये। फिर ये देखो दिस इज़, इसके बारे में डेटा है कि नहीं है, देखो ये पूछने का तुक भी क्या बनता है, तो ये शायद बाउंसर क्वेश्चन था, ऑल दो आपको किसी सोर्सेज में मिल जाएगा तो यू कैन सॉल्व इट। नेक्स्ट टर्म ऑफ फॉलोइंग नंबर सीरीज, तो यहाँ पे इसने क्या किया है, ईजीली देखो आप ध्यान से देखो, ये लगाया है, फिर बीच में 8 डाल दिया, फिर 4 ऐड किया है, फिर से 8 डाल दिया है, फिर 6 में 4 ऐड किया है 10 आ गया, और फिर से 8 डाल दिया, फिर 4 ऐड किया है 14, फिर 8, देन 4 ऐड करेंगे तो 18, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 18। द वन ऑड राइनो, ये तो काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट राइनो आपका सब काफ़ी सक्सेसफुल रहा था है ना, तो काजीरंगा। देन नेक्स्ट इज योर FAO का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, तो देखो इतना इजी क्वेश्चन दे दिया, रोम में है। अच्छा, ये आपके क्वेश्चन है, ये सॉल्व कर रखे हैं, तो कोई इसका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। इन्हें रोव इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो 41 इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज़ मिसिंग, तो विल बी डूइंग इट लेटर। अगेन रीजनिंग का क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 74, देखो क्या होता है, 12 घंटे में 11 बार होता है, तो 24 घंटे में 22 बार, तो ये ट्रिक वाला क्वेश्चन है ना, ये कर भी रखा होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट इज योर डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो 3 इसका आंसर आ जाएगा आपका। बाई सेलिंग ए बॉल एट, देखो ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था है ना, 9 इज है ना, तो आपका क्या हो जाता है, 10% वॉज 3, टोटल कितनी थी 30 का आपने क्या निकालना था, 40% निकाल के ऐड करना था, तो 42 हो जाता है, ठीक है। देन द एरिया ऑफ रोम्बस इज इतना, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 60 इसका आंसर आ जाएगा। ये भी आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है। अच्छा, इसका आंसर होगा 1 सॉल्व करने के बाद। देन नेक्स्ट इज 79, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 12 लीटर इसका आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट इज कौन सा विलेज था, सोरासन विलेज था। तो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ है ना, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 विल बी अपलोडेड सून। पार्ट 1 में 80 क्वेश्चन हमने सॉल्व करके आपको दे दिए हैं, यू कैन मैच दैम। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है, कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि देर इज़ सम इशू, कुछ गलत बताया गया है, तो हम विल सून है ना, आधे पौने 1 घंटे में आपको पार्ट 2 भी अपलोड कर दिया जाएगा। बाकी की जो बचे हुए 70 क्वेश्चन है, देल बी अपलोडेड, सो यू कैन मैच योर आंसर एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर नाउ। पार्ट 2 आपका जल्दी ही आ जाएगा। देखिए ऐसे तो हमने सॉल्व कर लिया है, लेकिन उसको क्रॉस वेरीफाई करना है, क्योंकि विल बी ट्राइंग टू गिव यू द एग्जैक्ट है ना मोस्ट, जो आपकी देखो क्या होता है कि जैसे एग्ज़ाम होता है होड़ लग जाती है कि फटाफट आंसर की कौन अपलोड करेगा, उस चक्कर में कुछ गलत आंसर्स डाल देते हैं, या फिर ट्रिकी क्वेश्चंस को क्लियरली वहाँ पे एक डाउट क्रिएट कर देते हैं। इसलिए व्हाट वी आर ट्राइंग हियर इज़ टू वेरीफाई द आंसर्स देन अपलोड इट, ठीक है। तो मोस्ट ऑथेंटिक आंसर की आपको मिलेगी। तो पार्ट 1 इज़ ओवर है ना, शुरू के 80 क्वेश्चंस का आपको इसमें जो सॉल्यूशन है दे दिया गया है। सून आधे पौने घंटे में आपको दूसरा पार्ट भी अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर नाउ एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, UPSC हो गया, स्टेट PCS हो गए, या फिर बाकी के आपके एग्ज़ाम्स हो गए, तो विल कीप यू अपडेटेड अबाउट कौन सी आपकी एज या आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपके लिए अपॉर्चुनिटी वैकेंसी निकली है, एंड रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड अदर असिस्टेंस यू विल बी नीडिंग, ठीक है। थैंक यू फॉर नाउ, पार्ट 2 विल बी कमिंग सून। थैंक यू।